हेलो साथियों, पिछले वीडियो मैंने बताने का प्रयास किया था लॉर्ड डलहौजी के बारे में। अब हम देखते हैं 1857 क्रांति के बाद जैसे महारानी यानी क्राउन के अधीन में जब हमारा शासन, जब भारत पर जो शासन करना प्रारंभ किया, तो उस समय जितने भी वायसराय थे, तो वायसराय के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। विभिन्न जो परीक्षा के दृष्टि से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं, मुख्य मुख्य बिंदु पर हम चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारत के वायसराय के बारे में, लॉर्ड कैनिंग के बारे में देखते हैं और सिलसिलेवार तरीके से सभी वायसराय के बारे में चर्चा करेंगे मुख्य मुख्य बिंदु पर। आप वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो प्रश्न जो है इन क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लॉर्ड कैनिंग जो है 1856 से लेकर 1862 तक इनका पूरा कार्यकाल था। लेकिन 1856 से लेकर जो 1858 तक जो था, भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल था। भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था जो पहला, और अंतिम जो था यही था, लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन 1858 से लेकर 1862 तक जो है भारत का वायसराय बना इन्होंने। 1858 से 1862 ये याद रखेंगे। और भारत में जो है कंपनी द्वारा यानी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त जो अंतिम गवर्नर जनरल था और भारत का यह प्रथम वायसराय बना। तो इसी के समय में एक 1858 का एक्ट आया था, और जो 1858 का और 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम इन्हीं के समय हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ जाते हैं। इन्हीं के समय में जो है इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत जो है भारतीय उच्च न्यायालय यानी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और कलकत्ता में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो ये पूछे जा सकते हैं कि इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत किसके तहत जो है किन के समय में हुआ था, तो लॉर्ड कैनिंग के समय में ही स्थापना हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड कैनिंग के बाद जो है लॉर्ड एल्गिन, जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से है कि इन्हीं के समय में बहावी आंदोलन का दमन किया गया था। पूछे जा सकते हैं कि बहावी आंदोलन का दमन जो है किस वायसराय के शासनकाल में हुआ था, तो लॉर्ड एल्गिन के समय के 1862 से और 63 यानी एक साल का समय कार्यकाल इनका था। इसी तरह हम देखते हैं लॉर्ड सर जॉन लॉरेंस यानी 1863 से लेकर 1869 तक इनका कार्यकाल था। इनके कार्यकाल में देखते हैं कि सबसे पहला महत्वपूर्ण क्या था कि अफगानिस्तान के साथ जो है यानी हस्तक्षेप की नीति को कायम रखा था। यानी कोई हस्तक्षेप नहीं किया था, एकदम शांत था, तो हस्तक्षेप की नीति अपनाया था। और इन्हीं के समय भूटान के साथ युद्ध हुआ था, भूटान के साथ की युद्ध हुई थी। और 1865 में यूरोप और भारत के बीच में प्रथम टेलीग्राफ की जो है शुरुआत हुई थी। यहाँ तक जो है 1866 में उड़ीसा और 1868-69 में जो है बुंदेलखंड और राजपूताना में अकाल पड़ा था। और इसी समय पहली बार देखते हैं कि इस समय चेम्बेल के नेतृत्व में जो है अकाल आयोग का गठन किया गया था। पूछा जा सकता है चेम्बेल के नेतृत्व में अकाल आयोग का जो है किसके शासनकाल में हुआ था, यह तो सर जॉन लॉरेंस के शासनकाल में हुआ था। तो इसी तरह प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये प्रश्न ये भी पूछे जाते हैं कि लॉर्ड मेयो 1869 से लेकर 1872 तक का कार्यकाल था। इनके समय मुख्य कार्य क्या था, हम देखते हैं कि इन्हीं के समय पहली बार 1872 में प्रथम जनसंख्या जनगणना हुई थी। यानी जितनी भी जनसंख्या था वो प्रथम जनगणना किसके समय, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। राजाओं के बच्चों को जो पढ़ाने के लिए उन्होंने राजस्थान में अजमेर में एक मेयो कॉलेज की स्थापना किए थे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के बच्चों को पढ़ाने के लिए राजाओं के जो बच्चों को अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना किया था, 1870 में किया था। तो इसी तरह हम देखते हैं कि पहला राजकोट कॉलेज गुजरात में भी खुली थी। कहा था कि राजकोट में भी गुजरात यानी गुजरात में जो है खुली हुई थी। 1870 में इन्होंने प्रांतीय वित्त और केंद्रीय वित्त से अलग कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके शासनकाल में प्रांतीय और केंद्रीय वित्त को जो अलग कर दिया गया, यानी वित्तीय केंद्रीकरण की जो है परंपरा किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई, यानी लॉर्ड मेयो के शासनकाल में किया गया। तो एक बहुत ही है, तो वित्तीय केंद्रीकरण की शुरुआत लॉर्ड मेयो, ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखेंगे। और एकमात्र वायसराय जिनकी हत्या भारत में की गई जो है अफगानी द्वारा किया गया था, अंडमान में किया गया था। लॉर्ड मेयो का यहाँ से प्रश्न जो है पूछते हैं। इसी तरह हम देखते हैं, आप जो सिलसिलेवार तरीके से आप लिख सकते हैं कि भारत के वायसराय के बारे में चर्चा करें या उसकी विवरण दें या टिप्पणी दें, तो आप सभी के बारे में जो है इसी को मिलाना है अपने से, तो एक बेहतरीन नोट्स भी बनेंगे आपके।
इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड नॉर्थब्रुक, यानी 1872 से 1876 तक इनका कार्यकाल था। लेकिन इसमें सबसे पहले एक महत्वपूर्ण कार्य था, क्या था, इनके शासनकाल में बहुत ही महारानी की आज्ञा के विपरीत इन्होंने जो 1872 में यानी गायकवाड़ के रियासत को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया है। पूछे जा सकते हैं कि जब भारत जब क्राउन के अधीन हो गया तो किस रियासत को जो है अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया, तो गायकवाड़ रियासत को जो है मिला लिया गया। ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसीलिए जो है ये चर्चा किए हैं। और इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड लिटन के बारे में, जो 1876 से 1880 ईस्वी का ऐसा शासनकाल रहा, और इसका बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है जो इनके पूछे जा सकते हैं। 1876 से 1878 के बीच में पंजाब, मध्य प्रांत, बम्बई, मद्रास, मैसूर और हैदराबाद में भयंकर अकाल पड़ा था। तो भयंकर जब अकाल पड़ा था तो उसमें हम पहले देखते हैं कि सर जॉन लॉरेंस के समय में जो है हम देखते हैं कि स्ट्रेची चैम्बर के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन किया गया था। लॉर्ड लिटन के समय में भी जो है इन क्षेत्रों में जब अकाल पड़ा तो रिचर्ड जो है स्ट्रेची के नेतृत्व में अकाल आयोग का फिर से गठन किया गया था। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से है, जो राजा की उपाधि जो का नियम जो 1876 के तहत जो है हमारा जो 1 जनवरी 1877 को ईस्वी को महारानी विक्टोरिया को दिल्ली दरबार में केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि ये 1876 के तहत जो है 1 जनवरी 1877 को दिल्ली में दरबार थी, जो महारानी को जो है इसी में केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी महारानी विक्टोरिया को। इन्हीं के समय में एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, यानी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, जिसके तहत क्या था, इसका अर्थ यह था इस समय कि भारतीय भाषा समाचार पत्र के प्रकाशक को जनता में सरकार के प्रति असंतोष फैलाने वाले और जाति और धर्मों के बीच में घृणा फैलाने वाले को लेख लिखने के लिए ये क्या करता था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, मजिस्ट्रेट से जो है बॉन्ड लेना पड़ता था कि ऐसा कोई कदम ना उठाए जो लेख जो है भड़के जाति धर्म को लेकर के, और ये जनता सरकार के प्रति कोई ऐसा प्रकाशक नहीं कर सकता हो, इसलिए मजिस्ट्रेट से पहले से जो है बॉन्ड लेना पड़ता था। इसके तहत क्या था, अंग्रेजी सरकार अवांछनीय विषयों को जो है प्रकाशित करने के लिए चेतावनी दे सकती थी। कोई भी जो है ये सब जितने भी थे ये विषय पर अगर प्रकाशित कोई अगर प्रकाशक करता है तो चेतावनी दे सकती है, जमानत ले सकती है और जब्त भी की जा सकती है, कुछ भी कर सकते हैं। इसके लिए न्याय के लिए न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं, इसके विरुद्ध न्यायालय भी नहीं जा सकते हैं। ऐसा यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था। भारतीयों के द्वारा इसका बहुत सारा इसका विरोध किया गया, क्योंकि भारतीयों के द्वारा जो है या बहुत ही हमारे समाचार पत्र पर जो प्रकाशक थे। और इसके बाद जो इसके तहत एक था इंडियन आर्मी एक्ट आया था, इसी समय में इंडियन आर्मी एक्ट आया था। इसके अंतर्गत क्या था, बिना लाइसेंस शस्त्र रखने और उसका व्यापार करना भारतीयों के लिए दंडनीय अपराध माना गया, जबकि यूरोपीय, एंग्लो इंडियन और सरकार के जो विशिष्ट अधिकारी को मुक्त रखा गया। देखिए भेदभाव की नीति करना प्रारंभ किया, तो इसी भेदभाव वाले अधिनियम का भी बहुत सारे लोग भारतीय लोग कड़ा विरोध किया था। तो इसके बाद हम देखते हैं कि इसके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण था कि 1878 में एक द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था, और इसी समय अंग्रेजों अफगानों के साथ इन्हीं के समय में इंडियन सिविल सर्विस, भारतीय नागरिक सेवा का 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसके शासनकाल में 21 वर्ष से घटा करके जो है 19 वर्ष कर दिया गया, तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में हुआ था। हम पहले देखते हैं कि 1860 में 23 वर्ष था, यानी इंडियन सिविल सर्विस के लिए भारतीय नागरिक सेवा में जो होते हैं ICS की, तो 1860 में जो 23 से घटाकर 22 कर दिया गया था, और 1866 ईस्वी में जो है 22 से घटाकर 21 कर दिया गया, और वही 21 वर्ष से अभी लिटन के समय में घटाकर 19 कर दी गई था। ये बड़ा शर्मनाक था। इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड रिपन के बारे में देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि लॉर्ड रिपन के बारे में, कि लॉर्ड रिपन का जो है कार्यकाल जो 1880 से 84 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा, और ये देखते हैं कि इनके समय में 1881 ईस्वी में प्रथम वैज्ञानिक जनगणना हुई।
लॉर्ड मेयो के साथ प्रथम जनगणना हुई, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से जो है प्रथम रूप जो है लॉर्ड रिपन के समय में यह हुई। प्रश्न दोनों तरफ से पूछे जाएंगे कि जो जनगणना हुई किनके समय में, तो लॉर्ड मेयो के समय में पहली बार हुई थी, लेकिन वैज्ञानिक तरीके से जो हुई थी वह लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी, ये ध्यान रखेंगे। इसी समय जो 1881 में प्रथम जो है कारखाना अधिनियम आया था, यानी कारखाना अधिनियम में जो काम करने का जो घंटे का समय सीमा जो तय था, और जो उम्र के बच्चे को, यानी बड़े जो बच्चे को और जो महिलाओं को जो कारखाना में जो काम करने के लिए था, वो एक कारखाना एक अधिनियम बनाया था कि किस किस लोगों को जो है इस कारखाना में रखा जाए। तो एक इसमें आया था इन्हीं के समय में। दूसरा हम देखते हैं कि कारखाना अधिनियम अगला वीडियो में कभी बताने का प्रयास करेंगे, क्योंकि कारखाना अधिनियम अलग से इसका टॉपिक है। 1882 में जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया, और जो आया था तो उसको समाप्त कर दिया। यानी जिस तरह से इनके पहले जो समय में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, उस एक्ट को समाप्त करने में यह रिपन की देन है। सबसे पहले लॉर्ड रिपन ने क्या किया था कि लॉर्ड मेयो की जो आर्थिक विकेंद्रीकरण की जो नीति था, जो प्रांत और केंद्रीय को वित्त को अलग किया था, तो उन्होंने आर्थिक विकेंद्रीकरण नीति को क्या किया, इन्होंने लॉर्ड रिपन ने आगे बढ़ाया है, और इन्होंने कर के साधनों को 3 भागों में बांट दिया। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि लॉर्ड रिपन ने जो 3 भागों में बांट दिया, जिसके तहत क्या था, पहला था केंद्रीय या साम्राज्य की मदद, इसके अंतर्गत क्या था, सीमा शुल्क था, डाक, तार, रेलवे, अफीम, नमक, टकसाल, सैनिक आय, भूमिकर, ये सब क्या था, केंद्रीय साम्राज्य की जो मदद थी। दूसरे मदे में जो देखते हैं प्रांतीय मदे में, प्रांत के अधीन में कौन कौन था, जेलों का, डॉक्टरी सेवाओं का, मुद्रण का, राजमार्ग का, और सिंपल जो है यानी साधारण प्रशासन के अंतर्गत जो है प्रांतीय जो है मदे के अंतर्गत रखा था। और बटी हुई मदे यानी दोनों को जो बटा हुआ था, आबकारी कर, स्टाम्प कर, जंगल, पंजीकरण शुल्क, ये सब था हमारा, दोनों मिक्स हुई थी, यानी बटी हुई मदे थी। ये 3 प्रकार के था इस समय कर के साधनों के लिए। अब हम देखते हैं कि लॉर्ड रिपन ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम किया है कि स्थानीय स्वशासन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय स्वशासन शुरू करने का भारत में लॉर्ड रिपन को जाता है। याद रखेंगे कि लॉर्ड रिपन जो है स्थानीय स्वशासन का लाने में पहला कदम उठाता है। इसके तहत क्या होता है कि स्थानीय स्वशासन के लिए जो है गांव में एक स्थानीय बोर्ड, जिला में जिला विभाग या तालुका या तहसील बोर्ड होते हैं, नगर में नगर पालिका बोर्ड की स्थापना की थी। यानी स्वयं जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में ग्राम में रहते हैं उसके द्वारा जो है निर्वाचित होकर जो है उसमें जो है निर्वाचित करके और उसको सेवा करना, यानी यही था ग्राम में स्थानीय बोर्ड, जिला में जिला विभाग, तालुका तहसील बोर्ड था, नगर में नगर पालिका बोर्ड था। तो 1883 से लेकर 85 ईस्वी तक जो है स्थानीय स्वशासन अधिनियम पारित हुआ था। सबसे पहले देखते हैं 1884 में मद्रास में स्थानीय बोर्ड का अधिनियम पारित हुआ था। मद्रास में पहली बार जो है वहां जब स्थापित हुआ तो स्थानीय संस्थाओं को रोशनी, यानी जितने भी स्थानीय संस्थाएं थी सबको जो है रोशनी की व्यवस्था, गलियों की स्वच्छता साफ सुथरा, यहाँ तक कि विद्यालय विज्ञान के लिए जल की व्यवस्था, चिकित्सा सहायता का कार्य सौंपा गया इसे। यानी इस तरह से इस जो है मद्रास स्थानीय बोर्ड को सौंपा गया। इसी तरह जो पंजाब और बाद में बंगाल में भी बनाया गया और इस तरह से काम सौंपा गया था। इन संस्थाओं में जो है गैर सरकारी सदस्यों को अधिक नियुक्त किया गया ताकि सरकारी जो है यानी सरकारी जो है कर्मचारी या सरकारी हस्तक्षेप कम हो सके, साथ ही इसे निश्चित कार्य करने के लिए और आय का साधन प्रदान किए गए। तो इस समय जो है लॉर्ड रिपन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। इस समय शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्हीं के समय में एक विलियम हंटर आयोग आया था, विलियम हंटर नाम था, यानी हंटर आयोग आया था 1882 ईस्वी में शिक्षा को लेकर के। इसके बाद जो है इन्हीं के समय में एक इल्बर्ट बिल आया था, बहुत ही महत्वपूर्ण है 1882-83 ईस्वी में इल्बर्ट बिल का। क्योंकि इस बिल के तहत क्या था, जब भारतीय मजिस्ट्रेटों को यूरोपीय अभियुक्तों का मुकदमा सुनने का अधिकार मिला तो यूरोपियों के द्वारा इस बिल का विरोध किया। कहीं ऐसा ना कि हमें जो है फंसा ना दे, हमें जो है गलत साबित ना कर दे, लोगों को डर हो गया, यूरोपीय लोगों को इस बिल का विरोध किया।
तो सबसे पहले देखते हैं कलकत्ता जो है प्रेसिडेंसी में जो है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में मजिस्ट्रेट बिहारीलाल गुप्ता थे जिसका पदोन्नति हुई थी। तो इसके बाद जो है उन्होंने यूरोपीय मुकदमा सुनने का अधिकार खो दिया और इसके प्रतिरोध में ही के बाद ही जो है इल्बर्ट बिल लाया था। अंग्रेजों के द्वारा सबसे पहले जो है इस बिल का विरोध किए जाने के बाद जो है 1884 में दूसरा विधेयक पास हुआ जिसमें मुकदमा का सुनवाई का जो अधिकार था 12 सदस्य ज्यूरी को प्राप्त हुआ, जिसमें 7 न्यायाधीश यूरोपीय या अन्य या अमेरिका का कोई का भी होना चाहिए। तो इस तरह से लोगों को शामिल किया था इसमें। लॉर्ड रिपन जो था, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने भारत को उद्धारक की संज्ञा दी। बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न पूछे जाते हैं छोटे छोटे एग्जामों में, परीक्षाओं में। तो ये इनके अपने अच्छे कार्यों के कारण रिपन को एक सज्जन रिपन के नाम से भी जाना जाता है, सज्जन रिपन के नाम से। तो 1831 में क्या हुआ था कि कुशासन का आरोप लगाकर विलियम बेंटिक ने, यानी कुशासन के आरोप में जो विलियम बेंटिक ने मैसूर का विलय कर लिया था, तो रिपन ने इसमें सुधार लाते हुए मैसूर को राजा को जो है राजा की जो दत्तक पुत्र को वापस भी कर दिया था। तो इस तरह से था। लॉर्ड रिपन के बारे में जो है महत्वपूर्ण है कि लॉर्ड रिपन के बारे में चर्चा करें, तो इसी को सिलसिलेवार तरीके से अपने तरीके से जो है उसको लिख ले, बेहतरीन नोट्स भी बनेंगे। और आगे देखते हैं हम जो है लॉर्ड डफरिन 1884 से लेकर 1888 तक इसका शासनकाल रहा। इनके शासनकाल में मुख्य बिंदु जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो सबसे पहले देखते हैं कि इन्हीं के समय 28 दिसंबर 1885 बम्बई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, याद रखेंगे। इसके बाद जो है इसी समय में 1885 में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था, जो अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया गया था सभी बर्मा को। इन्हीं के समय में एक बंगाल का अस्कारी अधिनियम आया था। बहुत इंपॉर्टेंट है कि बंगाल का अस्कारी अधिनियम, अवध का अस्कारी अधिनियम और पंजाब अधिकारी जो है अधिनियम पारित हुआ था। तो ये लॉर्ड डफरिन के बारे में था। अगला हम देखते हैं 1888 से 1894 ईस्वी तक जो है लॉर्ड लैंसडौन के समय में देखते हैं कि सर डुरंट की अध्यक्षता में एक डुरंट लाइन को निर्धारित किया गया था। सर डुरंट की अध्यक्षता में डुरंट लाइन की अध्यक्षता किया था, जो सीमा को जो है लकीर खींचा गया था। उस समय जो था भारत और जो है अफगानिस्तान था, अब क्या है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ये सर डुरंट की अध्यक्षता हुई थी। और इनके समय में एक और हुआ था 1891 में द्वितीय फैक्ट्री अधिनियम आया था, जो फैक्ट्री से संबंधित जितने भी है कामगारों को लेकर के था। इसका अगला वीडियो बताने का प्रयास करेंगे। 1892 में भारतीय परिषद अधिनियम जो है इन्हीं के समय में हुआ था। अब हम देखते हैं इसके बाद जो हम देखते हैं कि लॉर्ड एल्गिन द्वितीय